सर आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम दो पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड। हम ये देखेंगे कि ये फंड किस तरीके का है, इसका परफॉर्म कैसा रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक, एंड फ्यूचर के लिए अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या ये बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब ऑल टू ऑल डिटेल्स पे हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो ये होने वाली है कि भाई बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कमाते तो हैं लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता है या इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि वो कितना खर्चा अपने फैमिली मेम्बर्स में करें, कितना खर्चा अपने लाइफ स्टाइल पर करें और कितने पैसे उन्हें अपनी मतलब सैलरी का कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों ही टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाला तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हम इस पे भी बात करेंगे डिटेल्स में। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी बात आपको समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका ये प्यार, आप की तरफ से आने वाला जो मोटिवेशन होता है ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में। इसके लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो 12 दिसंबर 2022 को ये फंड लॉन्च किया गया था। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.18% है, जो कि ठीक ठाक है। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका बेंचमार्क हो गया। उसके बाद आता है एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 90 डेज से सॉरी मैंने 19 बोल दिया है, तो 90 डेज़ 90 दिन से पहले जितना भी पैसा आप रिडीम करेंगे उसका 1% आपको देना पड़ेगा। अब लॉन्च डेट तो आपने देख ही लिया है कि 12 दिसंबर है 2022 है, तो मतलब समझिए कि एक साल कंप्लीट हुए हैं, दूसरे साल में ये लगा हुआ है। इसके रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर में इस फंड ने 72.41% का रिटर्न्स दिया है। ओवरऑल रिटर्न्स आप देखेंगे तो 60.03% का रिटर्न्स रहा है, जो कि मुझे लगता है कि फ़ंड के एज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। एक रेटिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर रेटिंग आपको क्रिसिल या फिर वैल्यू रिसर्च किसी की भी रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। चाहे आप ग्रो एप्लीकेशन पर देखिए या फिर मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च किसी वेबसाइट पर जाकर देखिए, मैंने देखा है रेटिंग नहीं मिला है। अगर आपको मिल जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वेबसाइट का लिंक आप पेस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि इस वेबसाइट पे इसकी रेटिंग मैंने देखी है। खैर मैंने तो नहीं देखी है सर। उसके बाद देखिए अब ये बात आती है, ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले फ़िलहाल के जो रिज़ल्ट हैं फ़ंड के परफॉर्म के रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट है, बिकॉज़ आप जब देखेंगे 1 ईयर में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है, तो वहाँ पर नज़र आता है कि भाई अच्छे लेवल मतलब बेंचमार्क से बहुत अच्छा उठकर ये रिटर्न्स दे रहा है 1 ईयर में। फ़ंड के एज ज़्यादा तो हुए नहीं हैं, इस हिसाब से फ़ंड के एज के हिसाब से इसके रिटर्न्स अच्छे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में कह लिया जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्या, अभी तो इसका एज ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। अब रेटिंग क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़ंड का एज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन का ये फ़ंड नहीं है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। देखिए अगरचे अभी फ़िलहाल के जो कंडीशन है इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बट आने वाले फ्यूचर 10 साल, 15 साल, 20 साल की अगर हम बात करें तो कंडीशन अच्छे होंगे। ये क्यों होंगे, ये इसका भी मैं आपको सबूत देता हूँ। क्योंकि जब आप इसके स्टॉक्स होल्डिंग्स को देखेंगे ना तो बहुत अच्छा स्टॉक होल्डिंग्स है। दूसरी बात सेक्टर एलोकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। सेक्टर एलोकेशन मैं दिखलाना चाहूँगा इसका सेक्टर एलोकेशन का मतलब होता है कि किस सेक्टर में कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो बहुत ही बेस्ट सेक्टर एलोकेशन है। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड में इस फंड का ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है। खैर वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे।
देखिए मैंने आपको कहा ना कि जब आप इसके शेयर्स होल्डिंग्स को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के स्टॉक्स, किस किस तरह की कंपनीज़ में इसके पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसके पूरे सेक्टर एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आधा एनर्जी के सेक्टर है। यहाँ पर आप देख लीजिए एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पर 10.5%, जो कि एनर्जी का सेक्टर बहुत ही बेस्ट करने वाला है आने वाला टाइम पीरियड में। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन है, तीसरे नंबर पे सर्विसेज है, उसके बाद केमिकल है, उसके बाद फिनेंस है, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर स्टेपलेस है, उसके बाद मेटल्स एंड मीनिंग्स है। ये सारे जो सेक्टर हैं यहाँ पर किस तरीके से कितने परसेंटेज में एलोकेशन किए गए हैं, ये सारी चीज़ आप खुद भी रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस फंड के लिए, और इस फंड की होल्डिंग्स पे ही मैं भरोसा करके ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाला टाइम में इसका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट होने वाला हो सकता है। तो फाइनली महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में हमने डिटेल्स में आपको सारा कुछ बता दिया है। आपको कैसा लगता है ये फ़ंड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक होते हैं ना वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल साबित होते हैं कंटेंट क्रिएटिंग में। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि सूरज राउत जी की तरफ से पूछा गया है। सर कहते हैं, इन्होंने इंस्टा पे मुझे मैसेज किया और ये कहते हैं कि सर मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मेरे पापा भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। 18,000 रुपये मेरी सैलरी है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे उस पैसे में से बचाऊं और इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि घर में ही पूरे पैसे मतलब ज़रूरतों में खर्च हो जाते हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पापा का और आपकी पूरी फैमिली का मतलब शुक्रगुजार हूं, आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना लाड और प्यार दिया है। बस एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप या आपके पापा या फिर कोई भी पर्सनली मेरा फ़ैन हो, बस ये आप लोगों का प्यार है। तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए इनका कहना है, सवाल इनका एक्चुअली में ये है कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन उसमें से बच नहीं पाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कैसे बचाया जाए, इस पे कुछ बताइए। सर देखिए ये आज हमारा और आपका या फिर किसी एक पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए जिस तरीके से मैथमेटिक्स से हम पढ़ते हैं तो मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर फार्मूले का यूज़ होता है। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश लर्निंग करते हैं वहाँ पर भी फार्मूला हमारे को बहुत ज़्यादा काम आता है सेंटेंस मेकिंग में, जैसा कि आपको पता होगा। इसी तरीके से फाइनेंस के सेक्टर में अगर म्यूचुअल फंड वगैरह की बात की जाए, फाइनेंस वगैरह की बात की जाए, तो यहाँ पर भी हर जगह पे फार्मूले होते हैं। यहाँ पर भी एक फार्मूला है, वो फार्मूला है 50-30-20 का। अब देखिए ये 50-30-20 का जो फार्मूला है इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 50-30-20 मतलब इसको समझिए, आप जो भी कमाते हैं, चाहे आप 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो या 10 लाख रुपये कमाते हो, जितना भी कमाते हैं उसको आपको 3 जगह पे डिवाइड करना है। मतलब कितने कितने परसेंट डिवाइड करना है, 50% एक तरफ निकालना है, 30% एक तरफ निकालना है और 20% एक तरफ निकालना है। अब सबसे पहले 50% जो एक तरफ आपने निकाला है ना, मतलब आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इसमें से आप 50% निकाल दीजिए तो सीधा कितना बच जाता है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपका बच जाता है, तो ये 50% जो है आपको अपनी ज़रूरतों में खर्च करना चाहिए। सर ज़रूरत उसको कहते हैं जिसके बगैर आपका काम नहीं चलता हो, सिंपल, तो उसमें खर्च करना है। जैसे राशन हो गया, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, ये चीज़ें हो गई, घर की जो ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों पर आप अपने कमाई का 50% पैसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मतलब घर चलाने के लिए, फैमिली मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आता है 30, तो 30 का मतलब ये होता है कि अपनी सैलरी का 30% आपको अपने शौक़ पे खर्च करना है। जैसे मार्केटिंग करना हो गया, घूमना फिरना हो गया, मूवी देखना हो गया, या किसी भी शौक़ के लिए आप खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी सैलरी का 30% आप खर्च कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके शौक़ हैं, इसके बगैर आपके काम चाहे तो चल सकते हैं, लेकिन ये शौक़ है भाई, तो वहाँ पर भी खर्च करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो 50% आप अपने घर को चलाने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर खर्च कर दिए, तो 5,000 रुपये वो हो गए। उसके बाद
30% यानी 30% आप अपने शौक पर खर्चा कर दिए तो 8,000 रुपये हो गए। अब 10,000 में से 2,000 रुपये बच जाते हैं। अब अपनी सैलरी का 80% हिस्सा जहां पर खर्च करना चाहिए वहां पर आपने खर्च कर चुका है, तो 20 का यहाँ पर यही मतलब होता है कि 20% आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बचा कर रखना है। और यही 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हर हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी सैलरी में से 20% हमें हर हाल में बचा लेना है। अब एक बात यहाँ पर और भी आती है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं। समझ लीजिए कि आप 50,000 रुपये का महीना कमा रहे हैं, 30,000 40,000 रुपये का महीना कमा रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली बहुत ही छोटी है, सिमिलर सी फैमिली है, जिसकी वजह से बहुत ही कम ही पैसे में आपके फैमिली मैनेज हो जाते हैं। मतलब आपके फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए आपको 50% अपनी कमाई का खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में सीधा सीधा आपको इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट है उसको बढ़ा देना चाहिए। इसमें कोई तेरा पेचा नहीं करना है कि भाई ज़बरदस्ती उतना खर्च करना ही है या फॉर्मूला ये है तो हमें इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कमाई ज़्यादा है लेकिन फैमिली मेम्बर्स के मैनेजमेंट में कम ही पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप सीधा इन्वेस्टिंग वाले जो अमाउंट है उसको बढ़ा दीजिए। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आपकी कमाई कम है तो ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट वाले जो अमाउंट है उसमें से कम कर दीजिए। देखिए, रियर केस में तो कम किया ही जा सकता है, रियर केस में कुछ भी किया जा सकता है, ये एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ये कोशिश रहनी चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट है 20%, वो 20% इन्वेस्टमेंट के लिए ही जाना चाहिए। एक बात और भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग क्या करते हैं, पहले जब सैलरी आती है ना तो उसको लोग अपनी ज़रूरतों और अपने शौक़ पे खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो बच जाता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि ये सरासर गलत तरीका है। जब पहली सैलरी आती है ना आपकी, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की जो रकम है ना उसको निकाल कर उसको अपनी जगह पे जाने दीजिए। चाहे आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या कोई सेविंग्स स्कीम में कर रहे हो, जहाँ पर भी कर रहे हो, ये एक अलग चीज़ है, इस पर फिर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के पैसे आप पहले निकाल दीजिए। लोग पहले अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरा करते हैं, ये तो ठीक है, फिर शौक भी पूरे कर लेते हैं, उसके बाद वो पैसे जो बचते हैं वो इन्वेस्ट करें, नहीं बचा तो छोड़ दिया। तो सर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मैटर पे हमने पूरी बातें कर ली है। जो जो इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी आपको वो मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, फिर मैं अगली वीडियो से उन बातों का ज़रूर ख्याल रखूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।